अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। इस प्रोग्राम में अदालती ख़बरें और सोशल इश्यूज़ जो है ना वो तफसील से डिस्कस कर रहे होते हैं। हमारी कई NGOs हैं, जुडिशल एक्टिविज़म पैनल है, अक्सर नाम आप देखते रहे होंगे, मोहम्मद के नाम से है। जुडिशल एक्टिविज़म पैनल के प्लेटफॉर्म से दो ख़त बड़े अहम हैं, शिकायत कह दें, रिप्रेजेंटेशन कह दें। एक लिखा है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के हवाले से, जो पहले पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल PMDC होता था, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को सरकारी मेडिकल कॉलेज को रेगुलेट करता था। सिस्टम एक बहुत पहले तबाही हो गई कि गरीब लोगों का दाखिला पहले ही बंद कर दिया गया। पहले होता था कि डायरेक्ट जब आप पास करते थे, इंटरमीडिएट पास करते थे तो मेरिट बनता था और आपको दाखिला मिल जाता, गरीब और अमीर की नहीं। उसमें जो ज़्यादा नंबर लेने वाले थे, गरीब बच्चे थे, उनको भी दाखिला मेरिट में मिल जाता था, अमीर के बच्चे रह जाते थे। इसलिए कोशिश की गई कि यहाँ एंटी टेस्ट का एक ड्रामा डाला गया, बहाना डाला गया, ताकि एंटी टेस्ट में जो लोकल बच्चे हैं वो सारे आ जाएं और वो पब्लिक कॉलेजेस के अंदर भी यानी अगर नंबर कम आए हैं तो वो एंटी टेस्ट के नंबर ज़्यादा होके और वो उसको दाखिला मिल जाए। अब गरीब आदमी है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला कैसे लेगा? अगर पब्लिक मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं आया तो गरीब के पास साल के पैसे कहाँ से आएंगे? तो ये तालीम के दरवाज़े बंद किए, ये कसूर है शरीफ ख़ानदान का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर्स का, कि उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। मैंने इसको चैलेंज करता रहा हूँ, कोशिश करता रहा हूँ फ़ीसें भी कम करने के हवाले से, लेकिन बहुत ताकतवर लोग हैं, ये बहुत माफिया ताकतवर है, कामयाब नहीं हो सका। अच्छा, फिर PMDC की जगह से जब थोड़ा सा साबका चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार साहब ने मामला को टेकअप किया फ़ीसों के मामले में, तो उनको टाइट किया, तो वो PMDC के उस निकलने के लिए नया कानून बनवाने की पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के नाम से पाकिस्तान मेडिकल कमीशन बन गया। अब उसमें ये इमरान खान साहब को नहीं पता कि ये नीचे क्या कुछ हो रहा है। यहाँ एक टेस्टिंग एंड एवेल्यूएशन प्लेटफॉर्म प्राइवेट, ये जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस या सरकारियों के वाले से टेस्ट लेने हैं, जो एंट्री टेस्ट, तो उसके लिए थर्ड पार्टी को उन्होंने टेंडर दिया। टेंडर दे के एक पार्टी ऐसी को टेंडर दिया जो आज ही आ रही है मार्केट में और रजिस्टर्ड हो रही है बाद में, और उन्होंने बाकायदा कोई रकम, जो आप हैरान रहेंगे, कोई 115 मिलियन 11.5 करोड़ के करीब जो है ना, उन्होंने कहा वो हमें एडवांस दे दें, उसी से कंप्यूटर ख़रीदेंगे, उसी से टेस्ट लेने के हवाले से। और बाकायदा SCCP ने कंफर्म भी कर दिया, और प्रेसिडेंट जो हैं डॉक्टर अरशद तकी हैं, और वो उनके मुताबिक यही है कि हमने कानून के मुताबिक भी है। मैंने कहा है कि नहीं, आपने बिल्कुल पेपरा लॉज वायलेशन की है, और रीज़न सारे दिए हैं। और ये तकरीबन कोई 11 सफ़ों का लेटर है, 11 सफ़ों का ख़त है जो उनको लिखा गया है कि आप ये सारा कुछ ख़त्म करें, नए सिरे से लेके आएँ इस तरह टेंडरिंग का प्रोसेस, ताकि मेरिट आ सके। दूसरा एक और आप देखेंगे, ये भी जुडिशल एक्टिविज़म पैनल की तरफ से लिखा गया है और 21 सफ़ों पर मुश्तमिल है, और बड़ा अहम इशू है ये। साबका चीफ जस्टिस कासिम खान एक अच्छा फ़ैसला दे गए, लुकमान अली हबीब वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। क्या कह दो, जहाँ हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती थी। मैंने 2010 में भी इस मामले को बड़ा टेकअप किया था इस्लामिक लॉयर्स फोरम के हवाले से, और उस वक्त बड़ी चीज़ें बड़ी वाज़ेह तौर पर यह फ़ैसला हुआ था कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी ज़मा है, उसका कॉन्टेक्स्ट में तौहीन को रोकने के लिए एक मिनिस्ट्रियल कमेटी बनी थी 2000 की, उसकी बाकायदा कहा था उस पर अमल दरामद हो। एक इस्लामाबाद कैपिटल डिवीज़न के अंदर क्राइसिस सेल बनाने का कहा था, UNO के सामने ये मामला को उठाने को कहा था, OIC के सामने को उठाने को कहा था, और जो ऐसी तौहीन अमेज़ वेबसाइट जो ये काम करती हैं उनको ब्लॉक करने के हवाले से ये को तकरीबन 8 कंडीशंस थी जो जारी की थी। रेट पटिशन 11559 ऑफ 2010 में एक ये थी, और एक मैंने फ़ाइल की थी 16615, ये रिपोर्टेड है 2012 CLC 1300। उसमें अब जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने PT और IT एक्सपर्ट के ज़िम्मे ड्यूटी लगाई हैं, और इस्लामी स्कॉलर्स को लगाकर एक कमेटी बनाए जो सारे मामलात को देखे, वेबसाइट्स और ऑफिशियल वेबसाइट बनाए, पोर्टल बनाए कि यहाँ कुरान मजीद की ऑथेंटिक, यहाँ क्या है, तो कोशिश की जा रही है कुरान मजीद की जो जाली तब्दील शुदा जो है ना, और इसके पीछे यकीनन अहमदी वगैरह या
लाहौरी ग्रुप और इस तरह के लोग शामिल हैं जो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुरान मजीद पब्लिश करते हैं और वो सामने रखते हैं। और पोर्टल बनाने का भी कहा है, और अपना इस तरह की चीज़ें अगर मवाद वगैरह आ जाए तो कैसा है, ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत के हवाले से कंप्लेंट लॉन्च करने का तरीका बताया है। और हुजूर और तमाम किताबों और हर जगह पर निसाब के अंदर आखिरी नबी ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के कॉन्टेक्स्ट में बड़ा क्लैरिटी के साथ किया है। तो ये सारी चीज़ें हमने लिखी हैं। ये सदर पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर, चारों गवर्नर को, चारों चीफ मिनिस्टर को, मिनिस्टर फॉरेन अफेयर को, मिनिस्टर रिलीजियस अफेयर को, मिनिस्टर इंटीरियर को, डायरेक्टर जनरल FIA को, पैमरा को, PTA, इन सब को लिखा है। ये अब आपके सामने कोशिश करूँगा बैकग्राउंड पे अगर चल जाएँ तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब आते हैं अदालती ख़बरों की तरफ। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने न्यूयॉर्क में जो फ्लैट के इंक्वायरी का मामला है उसका जवाब भेज दिया, नैब को भेज दिया है, और 1 माह की मोहलत मांगी है कि मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं, 1 माह का वक्त दिया जाए। वकील के ज़रिए जवाब जमा कराया सवाल और कहा गया है कि सवालनामा भेज दिया जाए, उसका जवाब दे देते हैं। और नैब ने न्यूयॉर्क में जो अपार्टमेंट ख़रीदा आसिफ अली ज़रदारी का, वो उसकी तफसीलात मांगी हैं कि वो कैसे आपने हासिल किया। आसिफ अली ज़रदारी नैब और अदालतों का एहतराम करते हैं, और ये नैब के ज़राए का कहना ये कि उनको असासों और गोशवारों में इसको ज़ाहिर नहीं किया है। अब आते हैं बड़ा अहम इशू, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसी कॉन्टेक्स्ट में ही न्यूयॉर्क फ्लैट के हवाले से ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी की समाअत जस्टिस अतर मिल्ला और जस्टिस आमिर फ़ारूक पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने की। फ़ारूक शनायक अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा आसिफ अली ज़रदारी हस्पताल में दाखिल में पेश नहीं हो सकते, इस्तिस्ना की दरख्वास्त। ये 540 ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत मेरा नुक्ता नज़र है कि इस्तिस्ना दिया जा सकता है। इस कॉन्टेक्स्ट में अदालत की स्वाबिदीद है, और लेकिन साथ उन्होंने ख़ुद ही कह दिया कि अदालत अगर हुक्म दे तो वो पेश हो जाएंगे। आसिफ ज़रदारी की गैर मौजूदगी में ज़मानत कबल गिरफ़्तारी नहीं दी जा सकती। इस पर मुख्तलिफ़ फ़ैसले हैं, और लेकिन इस पर चीफ जस्टिस ने कोई गलत मिसाल ना बन जाए, और वाज़ेह कानून मौजूद है कि ज़मानत कबल गिरफ़्तारी के लिए मुलज़िम का होना लाजमी है। कल तक की मोहलत दे दी है, और उनकी अदम दस्तयाबी या मौजूदगी पर ज़मानत की सदा उन्होंने मुस्तरद कर दी है कि कल एयर एम्बुलेंस या फ़्लाइट के ज़रिए अदालत में पेश होंगे, और कल तक ये समाअत मुलतवी कर दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अगला जो है वो एवन फील्ड रेफरेंस के हवाले से मरीम सफदर कहें जी, कैप्टन भी नहीं है, सफदर अवान की सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलों पर इस्तेमाल हुई। जस्टिस उमर फ़ारूक और मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच है। वकील पेश हुए और डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल पेश हुए सरदार मुजफ़्फ़र अब्बासी, और इस पर टाल रहे हैं, वक्त गुजार रहे हैं, टाइमिंग प्रॉपर देखना चाहते हैं कि बीमारी की वजह से तकलीफ़ में हूँ, केस पर दलाल के लिए ज़्यादा वक्त दरकार होगा। किसी ना किसी दिन तो केस को शुरू करना ना। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा हफ़्ते में 1 दिन या 2 दिन मुख्तस कर देते हैं और बाकी केसेस को उस दिन नहीं रखेंगे। 3 हफ़्तों का टाइम दे दें। अमजद परवेज़ जो वकील हैं, मरीम नवाज़ और मरीम सफदर अवान के इस्तदा आप अगले हफ्ते शुरू करें ताकि हमें समझने में वक्त लगेगा। जस्टिस आमिर फ़ारूक का आगे फिर ईद की छुट्टियां आ रही हैं, आप बीमार हैं तो बेशक दलाइल बैठ कर दे दें, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा है। और अपीलों पर ज़्यादा ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जा सकती, ख़तरनाक ज़्यादा बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। 15 जुलाई के लिए एवन फील्ड अपीलों पर कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दे दिया है, और एवन फील्ड रेफरेंस में नैब अपीलों को अलहदा कर दिया है। उसमें आपके सामने मौजूद है कि वो पता है कि वो और फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज़ शरीफ की बरियत के ख़िलाफ़ भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। बरियत के ख़िलाफ़ नैब अपीलों पर समाअत जो है 28 जुलाई को होगी। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज़ शरीफ की सज़ा बढ़ाने की अपील की भी 28 जुलाई को, जो इंक्रीज़ करनी है, इजाफी बढ़ानी है, उसकी भी 28 जुलाई के लिए अदालत ने समाअत मुलतवी कर दिया है। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट में। आपको पता है लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ये बड़ी ख़ाम खबर है, चल रहा है कि तौहीन अदालत में उस्मान बुज़दार को बुलाना था और उस्मान बुज़दार को सज़ा दे देनी थी, उससे ये होना था कि डिसक्वालीफाई हो जाना था उन्होंने, और पंजाब की सीट ये सुनने में बात आ रही है। लेकिन वो मामला बहुत उजलत में लिया गया और अपील मंजूर कर ली है, और तौहीन अदालत की कार्रवाई लाहौर हाई कोर्ट की वो ख़त्म कर दी है। लेकिन साथ कहा है कि हाई कोर्ट जो है ना जुडिशल अलाउंस के मुतालिक दरख्वास्त पर फ़ैसला जल्द करेगी, और
اور جب درخواستیں ساری زیر التوا ہیں تو اس پر توہین عدالت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہائی کورٹ کے جوڈیشل اختیارات تنازع کو ختم کرنے کے لیے ہیں. توہین عدالت کے درخواست گزاروں کے دلائل خود توہین عدالت ہیں. یہ درخواست گزار شفیق الرحمان صاحب کون ہے؟ جیسے عمر تا بندیال صاحب کے ریمارکس. ریٹائرڈ سیشن جج ہیں. وکیل نے بتایا جج ہیں تو آئینی توازن کو خراب مت کریں. آئین کے تحت وزیر اعلیٰ کو استثناء ہے. جسٹس عمر تا بندیال کے ریمارکس ہیں. عدالتی امر پر الزام لگانے پر 50,000 روپے جرمانہ ڈال رہے ہیں جسٹس عمر تا بندیال نے. آپ کی درخواست توہین عدالت ہے. مخالف فریق عدالتی کارروائی پر اثر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں. یہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا. آرٹیکل 199 سب آرٹیکل 5 کے تحت ججز کو بھی استثناء حاصل ہے. یعنی بلایا نہیں جا سکتا, یہ عدالتوں میں گھسیٹا نہیں جا سکتا. ججز کو الاؤنس دینے کا 8 اگست کا نوٹیفیکیشن ابھی قابل عمل ہے. یہ جسٹس عمر تا سپریم کورٹ نے کہا ہے. مقدمہ بھی ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے, اس لیے ہائی کورٹ مقدمہ کا فیصلہ کرے. سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ میں پنجاب حکومت کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ختم کر دی ہے. اب ہم آخری کیس پر چلتے ہیں. اسلام آباد سپریم کورٹ کے اندر ہی خیبر پختونخوا میں گریڈ 17 کے 67 لیکچروں کی مستقلی کے خلاف اپیل کی سماعت ہوئی. چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی ہے. اور سننے کے بعد, دلائل سننے کے بعد دوبارہ واپس بھیج دیا. ہائی کورٹ کے پاس ریمانڈ کر دیا ہے اور 4 ماہ میں کہا ہے کہ فیصلہ کرے. کانٹریکٹ میں کام کرنے والے گریڈ 17 کے ملازمین مستقل کیسے ہو سکتے ہیں؟ بغیر فیڈرل پبلک سروس کمیشن مستقل نہیں ہو سکتے. چیف جسٹس گلزار صاحب نے کہا. ملازم پروجیکٹ میں بھرتی ہوئے پھر مستقل کر دیا گیا. ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے بتایا گریڈ 17 کا سول سرونٹ صرف پبلک سروس کمیشن کے ذریعے ہی بھرتی ہو سکتا ہے. پبلک ڈور کانٹریکٹ جو بیک ڈور کانٹریکٹ میں بھرتیاں ہوئی اور انہیں مستقل کیا جا رہا ہے. جسٹس جاجول حسن کے ریمارکس ہے اس بارے میں. ایسا کوئی قانون موجود نہیں کہ 17 گریڈ میں اس طرح کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کیا جا سکے. عامر رحمان ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا. اور بیک ڈور بھرتیاں کر کے مستقل کیا جاتا ہے. اگر کسی کی محکمہ کی ملازمین کی بہت زیادہ ضرورت تو 6 ماہ تک آپ ایڈ ہاک بھرتی کر سکتے ہیں. عامر رحمان ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا. آرٹیکل 240 پڑھیں. سول سرونٹ کی بھرتی کا طریقہ کار دیا ہوا ہے. جسٹس اعجاز الحسن نے یہ ریمارکس دیے ہیں. سارے 2011 میں بھرتی ہوئے اور ڈپارٹمنٹ نے 2018 کو عدالت میں چیلنج کیا. وکیل ملازمین جو تھے انہوں نے بتایا اور بیک ڈور بھرتیاں کر کے ایک ایکٹ لا کر انہیں مستقل کر دیا جاتا ہے. ہائی کورٹ میں جائیں, وہاں سارے سوالات کھل کر سامنے آ جائیں گے. جسٹس اعجاز الحسن اس طرح یہ معاملہ ریمانڈ کر کے پشاور ہائی کورٹ کو بھجوا دیا. آپ کے سامنے ساری پوزیشن رکھ دی ہے. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم. اللہ حافظ.